बच्चों, हमने लास्ट जो क्लास अटेंड करी उसकी एक बार समरी देख लें। तो हमने लास्ट जो पॉइंट अभी तक कवर किए वो कुछ इस तरीके से थे कि अगर आपके पास करंट में एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है तो आप बोलते हैं सर ये डायरेक्ट करंट होती है। और अगर आपको ये लग जाए कि सर आपकी करंट अगर आपके पास है और उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रही तो आप बोलते हैं सर अल्टरनेटिंग करंट है। एक बार आपकी करंट राइट से लेफ़्ट जा रही है, एक बार लेफ़्ट से राइट आ रही है, तो आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि अल्टरनेटिंग में हमें फोकस किस पे करना है, साइन पे करना है। साइन का एक बढ़िया बात है कि उसके फंक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जो हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप होते हैं वो आपके आई नॉट एक साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपके पास करंट आई, ये करंट आपके पास पीक वैल्यू थी, ये आपके पास फेज़ होता है, फाई इनिशियल फेज़ होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। और ये बात हमने डिस्कस करी कि साइन के अंदर वाला टर्म फेज़ जो डिसाइड करेगा आई की वैल्यू क्या है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिसाइड होगी आई नॉट से। तो इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया है कि भाई जो हमारे फैमिलियर जो एलिमेंट्स थे उन पे हमें फोकस करना है। करंट के बारे में बात करी हमने। सेकंड हमने बात करी थी डिस्कशन में कि वोल्टेज कैसे चेंज होता है, वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, ईएमएफ। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि आप एक आर्मेचर लेते हैं, एक कॉइल ली, सॉफ्टवेयर कोर पे आपने तारों को वाइंड किया और आप इस तरीके से इस कॉइल को एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म से टर्न करते हैं। जब आप इसे टर्न कर रहे होगे तो ये कॉइल जो थी हो सकता है थोड़ी देर बाद इस पोजीशन में ऐसे आ जाए। ओके, तो ये कॉइल कॉन्टिन्यूसली आपकी टर्न हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपने एक डायरेक्शन में मान ली सर इस तरीके से आ रही थी। अब मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल टर्न करती है तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखो तो कुछ ऐसा है कि ये जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर, अब जैसे जैसे कॉइल को टर्न करोगे कॉइल घूमती जाएगी, आपका एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा। अब ये एरिया वेक्टर अभी ऐसा है, फिर आपने कॉइल को टर्न किया तो आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे कॉइल चेंज होगी टर्न करेगी, एरिया वेक्टर भी टर्न करेगा। तो जो आपका फ्लक्स की वैल्यू थी वो बी डॉट ए आती है। अगर आप उसे ठीक से लिखोगे तो वैल्यू आपकी बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा आ गया। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ईएमएफ आता है। सिंपल सा कपल किया मोटर से, मोटर टर्न करेगी, मोटर टर्न करेगी, फ्लक्स मोटर से कॉइल टर्न करेगी, कॉइल टर्न होगी, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। ये हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, ये हमारे पास डिस्कशन आ चुका है, ये हमारे पास पूरा आया था। पीक वैल्यू ईएमएफ की कितनी थी, एनबी ओमेगा थी। इंडिया में फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 साइकिल पर सेकंड की लेके चलते हैं। तो अब हमें अगर करंट को डिस्कस करना है तो हम टॉपिक पे तो हम दो नए टर्म लेते हैं, एवरेज एंड आरएमएस। ओके, जब आप बच्चे एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं, एवरेज का मतलब अगर मैं अपने पुराने चैप्टर्स में चलूँ तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती थी तो हम बोलते थे सर डिस्प्लेसमेंट जो आपने लिया और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लिया इसका रेशियो। ओके, याद आ रहा है? अगर मैं इस पर फोकस करूँ तो एवरेज बेसिकली क्या था, आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम रेशियो था। अगर ठीक से देखो तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल था, तो आप बोलते थे सिंपल सा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करता तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता था और नीचे एक तरीके से आपका डी टी आ गया। तो आप वेलोसिटी का एवरेज, टाइम एवरेज कैसे निकालते थे, वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते थे और टाइम से डिवाइड करते थे। ये बात ऐसा नहीं केवल आपने यहाँ पे करी, अगर आपसे कोई पूछे एवरेज फोर्स कितना हुआ तो ये वैल्यू भी टाइम एवरेज के साथ क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बेसिकली एफ डी टी लिखोगे तो डी पी बाई डी टी आएगा, ये टर्म डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, जैसे आपने यहाँ पे डिसाइड किया मुझे करंट का एवरेज निकालना है, टाइम एवरेज निकालना है, तो मैं करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट करूँगा। जो टाइम मुझे बोला जाएगा 0 से t तक, ठीक, तो 0 से t आई डी टी इंटीग्रेशन, ये आपको क्लियर है यहाँ पर। और फिर जितना आपने टाइम लिया उस टाइम से आप उसे डिवाइड कर दीजिए। आई नो डाउट आपको पता है यहाँ पे आई को क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी, और डी टी के साथ एक कैंसिल होके इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डेल्टा क्यू। तो एवरेज करंट बेसिकली कोई पूछे तो क्या है, सर कितना चार्ज ट्रैवल किया है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
चार्ज डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब अगर इसको आप बच्चे एरिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से लोग इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिखोगे। तो जब आप आई डी टी ग्राफ को भी बनाते हो, इस तरीके से आपने आई डी टी ग्राफ लिया यहाँ पर, अगर आप आई डी टी ग्राफ लेते हो तो सबको पता है बच्चे, अगर आई टी ग्राफ बनाया आपने तो इसका जो बाउंडेड एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा। तो ये जो आपके पास टर्म आ रहा था ये हो जाएगा एरिया डिवाइड बाय टाइम। तो आपका एरिया बाउंडेड डिवाइड बाय टाइम से आप एवरेज करंट निकाल सकते हो, या चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम से आप करंट निकाल सकते हो, एवरेज करंट। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया कि आई की वैल्यू दी गई, आपको एवरेज करंट निकालनी है। करंट बच्चे आपको बताया कि आई नॉट टी बाय 5 है, ये करंट वेरी है कर रही है 0 से 5 सेकंड के समय में। करंट आई नॉट टी बाय 5 मतलब टी इक्वल टू 0 पे 0 थी, टी इक्वल टू 1 पे आई नॉट बाय 5 थी, टी इक्वल टू 2 पे 2 आई नॉट बाय 5 थी, टी इक्वल टू 5 पे आई नॉट थी। तो करंट आपकी 5 सेकंड में ग्रो करके आई नॉट हो जाती है, वेरिएबल करंट थी। फिर उसके बाद बच्चे आपके करंट जब 5 से 10 सेकंड की बात आती है तो आपकी करंट क्या करती है, घटती जाती है, समय बढ़ता जाएगा, करंट घटती जाएगी। टी इक्वल टू 5 पे जहाँ से इंटरवल शुरू हुआ, टी इक्वल टू 5 पे करंट कितनी थी, आई नॉट, और टी इक्वल टू 10 पे अगर रखा जाए तो करंट 0 हो गई। तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे सर यहाँ पे सर आपने टी लिया, ये आपने बच्चे करंट ले लिया, आई का वेरिएशन मुझे टी के साथ प्लॉट करना है, और मुझे साफ साफ बता दिया कि सर मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 से लेके 5 सेकंड और फिर 5 से लेके 10 सेकंड के बीच का। 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में अगर मैं इंटरवल पूछूं बच्चे तो कैसा है आपका, तो 0 से 5 सेकंड के बीच में आपकी करंट वेरी करती है और करंट कहाँ पहुँच जाती है, मैक्सिमम पे। ओके, 0 से 5 सेकंड को पूछे से टी इक्वल टू 0 पे करंट कितनी थी, तो 0 थी। टी इक्वल टू 5 सेकंड पे करंट कितनी थी, तो आप बोल दो कि सिंपल पीक वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी आ गई, आपने बोला सर ये आई नॉट आ गई। क्लियर। अब बच्चे इसके बाद आपकी करंट डिक्रीज करना शुरू करेगी, तो ये आपकी करंट बच्चे पीक वैल्यू कहाँ पे आती है, एक बार फिर से देखिएगा, करंट की पीक वैल्यू का देखोगे तो सर इस तरीके से पीक वैल्यू 5 सेकंड पे आ गई। क्लियर। और कितनी आई, तो आपने कहा सर पीक वैल्यू मेरे पास जो आ रही है सर वो आई नॉट है। फिर बच्चे आपकी करंट लीनियरली वैरी कर रही है ना। टी इक्वल टू 5 पे कितनी करंट होगी, तो आप बोलोगे आई नॉट, जो कि आपका यहाँ से कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। और 10वें सेकंड पे करंट अगर रखोगे तो टी की वैल्यू 10 रखते करंट 0 हो गई। तो 2 पॉइंट है, लीनियर वेरिएशन है, तो आप बोलोगे सर करंट नेक्स्ट पार्ट में 0 हो गए। क्लियर। तो करंट वैरी कर रही थी। अगर कोई आपसे पूछे एवरेज करंट क्या होगा, तो आपका आंसर सही मायने में कुछ ऐसे आप लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आप चाहे तो दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, पर हमारा लक अच्छा है कि भाई हमें इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल सेकंड 10 सेकंड है। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी को पूछे तो 10 सेकंड से आपने डिवाइड किया। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी मैंने आपको बताया था एरिया बॉन्डेड बाय आई टी। तो भाई ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एरिया मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है उसको यहाँ पे प्लॉट करना है। देखा जाए ये एरिया आ रहा है मेरे पास, जो आपका इसमें अंदर आपके पास आ रहा था, जो आईटी का बाउंडेड एरिया है। ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर मुझे से इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा एरिया आएगा। अगर देखा जाए तो हाफ, बेस कितना हो गया 10 सेकेंड, हाइट कितनी हो गई आई नॉट, और अगर आप इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सिंपल सा आई नॉट बाई 2। तो एवरेज करंट क्या होती है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। इधर यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय टाइम, और या फिर एरिया, दोनों तरीके अच्छे हैं। मेरा कहना है कि जब आपका ग्राफ सिंपल हो, जिसमें आप लीनियर ग्राफ है, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, लीनियर ग्राफ अगर आपके पास आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो करंट की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो, सिंपल एरिया डिवाइड बाय टाइम से। टाइम कितना 10 सेकेंड, एरिया आपके हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 10 सेकेंड, तो आपका आंसर आई नॉट बाई 2। तो इस पीरियड में आपकी एवरेज करंट आई नॉट बाई 2 आई। आई नॉट बाई 2 का मतलब भी समझो क्या होगा, अगर मैं इस पीरियड में एवरेज करंट आई नॉट बाई 2 की देता, तो इन दोनों से जो मेरा बाउंडेड एरिया होता है, बाउंडेड एरिया मतलब चार्ज, जितना चार्ज ये करंट फ्लो करा पाती, सेम ये कांस्टेंट करंट भी सेम चार्ज फ्लो कराते। क्लियर, क्योंकि टाइम सेम है, डेल्टा क्यू सेम है, तो एवरेज करंट की वैल्यू का मतलब ये आता है। क्लियर, आगे बढ़े।
अब बात आती है अगर मैं साइन करंट की बात करूँ, साइन करंट में एवरेज निकालना है तो साइन में देखो बक्की बात हो गई, साइन में आई एवरेज लिखोगे तो 0 से टी आई डी टी लिखा, 0 से टी डी टी लिखा। अब आपसे हाफ साइकिल की एवरेज करंट पूछी जाएगी, 0 से टी बाई 2 की या फुल साइकिल की। ओके, अगर आपसे कोई पूछे एवरेज करंट आप हाफ साइकिल की बताइए, तो एवरेज करंट बच्चे मैंने करंट का जो फंक्शन चूज़ किया है वो आई इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। सिंपल, सारी रेसिपी तैयार। अब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी लिखा, 0 से टी बाई 2 डी टी लिखा। डिनोमिनेटर में सबको पता है बच्चे 0 से टी बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टी बाई 2 आएगा। ये इंटीग्रेशन में आपको आई नॉट कैरी करना पड़ेगा बाहर, कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और ओमेगा जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ गया तो ये माइनस आई नॉट बाय ओमेगा आ गया। कॉस ओमेगा टी बाई 2 में कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस ओमेगा, ओमेगा सबको क्लियर है 2 पाई बाय टी आता है। तो जैसे ही बच्चे आपने यहाँ पे लिखा कि आपकी वैल्यू कॉस ओमेगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी लिखी तो टी टी कैंसिल, ऊपर आपके पास बच्चे आ गए यहाँ पर कॉस पाई, है ना, ये टर्म क्या हो गया कॉस पाई, ये टर्म क्या हो गया कॉस 0। कॉस पाई सबको क्लियर है किसके इक्वल होता है -1, ये -1 -1 कितना हो गया -2, माइनस से मल्टीप्लाई किया +2, तो 2 आई नॉट बाय ओमेगा एक टर्म आया, और डिनोमिनेटर में तो बच्चे आपके पास टी बाई 2 चल ही रहता। तो एक तरीके से ये जो आपका एरिया है, क्योंकि जो ऊपर टर्म होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एरिया को, तो आपका एरिया किसके इक्वल हो गया 2 आई नॉट बाय ओमेगा। तो 2 आई नॉट बाय ओमेगा डिवाइड बाय 2/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, आपका आंसर सिंपल से 2 आई नॉट बाय पाई आ गया। ठीक, तो एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल अगर मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी लेता हूँ तो हाफ साइकिल की एवरेज करंट 2 आई नॉट बाय पाई आई। ये डेरिवेशन हमसे स्कूल से पूछा जाता है। और अगर एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए बच्चे पूछी जाए तो आप बोलोगे सर एवरेज करंट फुल साइकिल में तो क्या करना है भाई, आप साइकिल कंप्लीट कर दीजिए। जैसे आप फुल साइकिल पे जाओगे तो जितना आपने एरिया प्लस में लिया था उतना एरिया आपका माइनस में। ये एरिया अगर आपका ए आ रहा था, ये एरिया माइनस के कंसिडर किया जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी में ए माइनस ए डिवाइड बाई फुल साइकिल में टाइम टी और 0। और एवरेज करंट 0 होनी भी चाहिए थी। क्यों 0 होनी चाहिए, समझो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट है। तो जब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी करंट अगर ध्यान से देखोगे तो करंट पॉजिटिव रही तो जितना चार्ज तुम्हारा राइट साइड में गया इस पॉजिटिव करंट के साथ, उतना ही चार्ज तुम्हारा लेफ्ट साइड में गया नेगेटिव करंट के साथ। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बैठोगे तो टोटल चार्ज ट्रांसफर थ्रू दैट सेक्शन मस्ट बी 0 उस पीरियड में, तो एवरेज करंट की क्या आ जाएगी 0। तो फुल साइकिल साइन के लिए हमेशा बच्चे 0 ही आएगा, क्योंकि कभी भी बनाओगे फुल साइकिल कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, आपको फुल साइकिल में एक पॉजिटिव लोब और एक निगेटिव लोब दोनों के एरिया कैंसिल होकर 0 ही देंगे। क्लियर। एवरेज करंट का मैंने आपको एक नॉर्मल करंट के साथ करा दिया और एक आपको मैंने साइन के साथ कराया। साइन में हाफ में कितना आ रहा है एवरेज करंट 2 आई नॉट बाई पाई और फुल साइकिल का 0। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है आरएमएस। ये आरएमएस जो है हमें कहाँ कहाँ मिला है, तो अगर आपको याद हो तो हमने फिजिक्स में हीट में पढ़ा था वी आरएमएस, है ना, पढ़ा था ना। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी। तो ऐसा नहीं होता है कि आरएमएस कोई आपको एकदम से ड्रीम आया आप आरएमएस पढ़ने लगे। हर जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो उसका कोई यूटिलिटी है ना। तो आरएमएस करंट की यूटिलिटी क्या है जरा पहले वो देखा जाए, तब हमारा मन बनता है कि भाई पढ़ा भी जाए। नो डाउट इसकी यूटिलिटी आपके बोर्ड के डेरिवेशन में भी है ना। तो बात सिंपल से आई कि अगर मेरे पास बच्चे कोई करंट है आर है, ये आई करंट आर रेजिस्टेंस से पास करती है, तो पर सेकेंड जो हीट डेवलप होती है वो आई स्क्वायर आर होती है पर सेकेंड। अगर मान लेते हैं इससे जो हीट डेवलप हुई डी क्यू हुई डी टी टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितनी हीट डेवलप होगी डी क्यू बाई डी टी। तो पर सेकेंड जो हीट डेवलप होती है वो थ्योरी के टर्म्स में डी क्यू बाई डी टी, और जब हमने वायर से पूछा तो आई स्क्वायर आर, दोनों को रिलेट किया तो डी क्यू की वैल्यू आई स्क्वायर आर डी टी आई। टोटल हीट कितनी डेवलप होगी उसके लिए आपने हर पल जितनी हीट डेवलप हो रही थी उसको जोड़ते चले गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आया, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी आया। और रेजिस्टेंस को मान के चलना टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये आपने आर बाहर कैरी किया, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, ये आपने यहाँ लिख के छोड़ दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मुझे ये फंक्शन नहीं पता है, ये आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में हो सकता है मेरा फंक्शन भी टफ हो, तो हीट किसके इक्वल हो जाएगी आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। अब आरएमएस क्या होता है, तो आप इस बात को समझो। आर को आप अगर लेफ्ट साइड से पढ़ोगे दिस इज रूट किसका एवरेज का, एवरेज किसका स्क्वायर का। तो सिंपल सा हुआ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। अब
समझो पढ़ा लेफ्ट से जा रहा है, पर आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म्स का ध्यान से देखिए। अब इसका रूट इधर ले आओ तो ये आई आर में स्क्वायर हो गया। आई आर में स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर। क्या बोलोगे, स्क्वायर ऑफ आई आर में इक्वल टू मीन ऑफ स्क्वायर। तो आपको आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, आई स्क्वायर का एवरेज लेना है। आई स्क्वायर का एवरेज लिया तो एक बार आपने पहले आपने आई का एवरेज लिया था तो आई को इंटीग्रेट किया था, इस बार आप आई स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया। क्लियर बच्चे, ये जो टर्म है मेरा डी टी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो भी टर्म आएगा उसको इस साइड ले जाओ, तो आई आर एम स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेशन तो बेहद आसान है, टाइम इंटरवल तो आएगा ना टोटल टाइम। तो आई स्क्वायर डेल्टा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। अब देखो दो चीज़ें हैं, मुझे हीट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी चाहिए था और आर में भी आई स्क्वायर डी टी। तो अगर मैं इस आई स्क्वायर डी टी को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा हीट का आई आर में स्क्वायर आर डेल्टा टी। तो क्या मैं वेरिएबल करंट के केस में आसानी से हीट डेवलप निकाल सकता हूँ? यस सर। तो वेरिएबल करंट के केस में इंटीग्रेशन करने की जगह हम लोग आसानी से हीट डेवलप निकाल सकते हैं आई स्क्वायर आर टी से। वी कैन रिप्लेस अल्टरनेटिंग वेरिएबल करंट बाय कांस्टेंट करंट आई आर एम एस। ओके, ये जो बात बच्चे मैंने बोली कि सर हम कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर दें, इसको समझो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मान लो आपके पास एक ये लिया आपने आर और ये आई कुछ फंक्शन बेटा आपने बना दिया है ना, एफ टी है, और मुझे किसी ने बता दिया कि सर इसकी आरएमएस करंट जो है आई है। तो जो मेरी हीट यहाँ से निकलेगी वो आई स्क्वायर आर डी टी से इंटीग्रेशन से निकलेगी। और अगर मुझे आई आर एम एस क्लियर है तो मैं इस पूरी करंट को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय कांस्टेंट करंट। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो अगर मैं इसको आर एम एस से कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करूँगा तो आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। तो कौन सा आसान है निकालना, इंटीग्रेशन से या आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी? तो हीट डेवलप का आंसर सिंपल सा आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी आता है। जब भी तुम्हें हीट के डिस्कशन में जाना हो आप वेरिएबल करंट को रिप्लेस कर सकते हो कांस्टेंट करंट से, दैट इज आई आर एम एस। अब अगर आपसे कोई पूछे आई आर एम एस क्या होगा तो फिर से बेसिक पे चले। आई आर एम एस से डेरिवेशन पूछा जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, है ना। क्या करना है, रूट लेना है। रूट किसका लेना है, मीन का। मीन किसका, स्क्वायर का। तो आपने यहाँ बच्चे मीन ऑफ स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये दो इंटीग्रेशन है। ऊपर वाली वैल्यू को आसानी से आपने लिख दिया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ से बच्चे नो डाउट आप आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी टी। अब बच्चे यहाँ पे मैंने साइड में इस चीज़ को लिख के दिखाया है, आप भी ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो अच्छे से। साइन स्क्वायर को बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, हम चाहें तो इसे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 लिखते हो तो मेरे पास एक्सप्रेशन में दो टर्म आए। एक टर्म आएगा 1/2 का इंटीग्रेशन, दैट इज 1/2 डी टी इंटीग्रेशन, और दूसरा टर्म होगा कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 डी टी इंटीग्रेशन। डी टी में 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना आप, तो आपका इंटीग्रेशन t/2, तो ये वैल्यू t/2 आ गई। 1/2 बेटा यहाँ से कॉमन आएगा और सबको क्लियर है cos at का अगर इंटीग्रेशन करना है dt के साथ तो डिनोमिनेटर में 1/a आ जाएगा माइनस साइन at के साथ। तो यहाँ पे अगर सॉरी प्लस के साथ, तो cos 2 ओमेगा t की अगर बात की जाए तो जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में था, है ना, 2 ओमेगा, वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। डन। तो आपके पास रिलेशन बच्चे क्या आ गया यहाँ से अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है। अगर पूछा जाए तो यहाँ से ये 1/2 आपने बाहर कैरी किया और यहाँ पे आपके पास जो 2 ओमेगा कोफिशिएंट था वो आपका 1/2 ओमेगा आ गया। 1/2 ओमेगा 1/4 ओमेगा। साइन 2 ओमेगा टी की अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2 ओमेगा आएगा, 2 ओमेगा इंटू टी। 2 ओमेगा इंटू टी की वैल्यू को पूछे तो कितना होगा, तो 2 ओमेगा कैपिटल टी लिखो तो सिंपल सा आंसर होगा 2 ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी। कैंसिल होके बच्चे पहली बार अपर लिमिट में साइन 4 पाई आएगा, लोअर लिमिट में साइन 0 आएगा। अपर लिमिट साइन 4 पाई 0 होगी, साइन 0 भी 0 होगा, तो ये जो आपका सेकेंड टर्म था वो आपका टोटली 0 बन गया। अब अगर ये टर्म 0 बन गया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए कितना आता है, t/2। ये मैंने बच्चे यहाँ पे आपको t/2 लिखा, t कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट लिया और वैल्यू आ गई आई नॉट बाई रूट 2।
आप बिल्कुल भी ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे कि आरएमएस करंट दुनिया में सारी करंट की आई नॉट बाय रूट टू होती, नहीं। केवल पीक जो आपकी साइन करंट होती हैं, जो साइन वेरिएशन के साथ आ रही हैं, उनका आरएमएस पूछा जाए तो हमेशा पीक डिवाइड बाय रूट टू आता है। अगर मुझे पीक वैल्यू पता है तो आई नॉट बाय रूट टू मेरी आरएमएस वैल्यू होगी। क्लियर? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं बड़ा सिंपल सा कि एक 6 ओम का वायर है, दिख रहा है, इस 6 ओम के वायर में आप ऐसी करंट देते हैं। ऑनेस्टली बच्चे बताना, जो हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, क्या उन्हें साइन फंक्शन आते हैं? नहीं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो फेस तो बिल्कुल नहीं आता होगा। हीट के फॉर्मूले उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो क्या वो लोग इससे सॉल्व करेंगे? नहीं। वो एक ही चीज़ पे भरोसे बैठे, जैसे बोलते हैं ना, उनका मसीहा क्या है? आई आर एम एस। दे विल रिप्लेस दिस करंट बाय सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। वो करंट क्या होगी? तो 6 ओम को बच्चे रिप्लेस कर दीजिए। पीक वैल्यू आपको पता है कितनी होगी? 10 रूट टू अगर करंट थी तो 10 रूट टू डिवाइड बाय रूट टू लिखा। 10 एम्पियर की कॉन्स्टेंट करंट। सर ये जो करंट थी 6 ओम में, जितनी हीट डेवलप करेगी टी टाइम में, सर ये कांस्टेंट करंट सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करेगी 6 ओम में। तो अगर मुझे 6 सेकंड में कितनी हीट डेवलप होगी, तो इंटीग्रेशन के रास्ते को छोड़ के आप आसान रास्ते पे आ जाइए। इंटीग्रेशन वगैरह आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट 10 इंटू 10 इंटू 6 और टाइम की वैल्यू बच्चे 3 सेकंड के हिसाब से टोटल हीट कितनी डेवलप होगी आपकी? 1800 जूल। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट यह है कि जो हमने आरएमएस से बात करी वो सिंपल सी, हमने दो चीज़ें इस पार्ट में डिस्कस करी। एवरेज करंट क्या होती है? दो तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई टाइम, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसे लिख लो, या फिर एरिया डिवाइड बाई टाइम से। फुल साइकिल के लिए साइन वोल्टेज में, साइन करंट में, फुल साइकिल में आपकी करंट 0 आएगी और हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाई पाई, अगर आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो। और आई आर एम एस क्या होता है? सिंपल सा, यू कैन रिप्लेस वेरिएबल करंट बाय कांस्टेंट करंट, दैट करंट इज कॉल्ड आरएमएस करंट। हीट निकालने में बड़ी यूज़फुल होती है। अगर आप उसे रिप्लेस कर देंगे आई नॉट से, आई आर एम एस से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी हीट की आसानी से। साइन के लिए जो साइन करंट्स होती हैं उनका आरएमएस वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी के केस में आई नॉट बाय रूट टू आता है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका डिस्कशन ऐसा आया कि सर मेरे पास अगर मान लो ये करंट दे दी जाए, सर इसमें कांस्टेंट करंट कंपोनेंट है और एक वेरिएबल कंपोनेंट है। तो देखो, जब इस तरह का डिस्कशन आएगा तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि भाई हीट निकालनी थी, आपने सिंपल सा आंसर निकाला है। यहाँ पे अगर आई आर एम एस निकालनी है ना, तो आई आर एम एस की वैल्यू कैसे निकलती है? बेसिक्स पे आ जाइए। सबसे जब कोई नया सवाल आएगा तब तो बेसिक पे वापस आना पड़ेगा। क्या सिखाया आपको? रूट लेना पड़ेगा, आई आर एम एस निकालना। आई आर एम एस इज रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी और डिवाइड बाय फुल साइकिल के निकाल ले, तो इसको आपने बच्चे टी लिख दिया। क्लियर? अब देखिए, बड़ा अच्छा सा डिस्कशन आता है कि जब I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी का आप स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या क्या टर्म आएंगे? जरा देखिए, रूट तो पूरे में है आपके पास, इसको बड़े जैसे इज्जत के साथ बैठाल के रखे, कहते तुम बैठो, अभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जब सब लोग अंदर निपट के आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तब तुम्हारी बात आनी। I1 आई स्क्वायर डी टी दिख रहा है यहाँ पर, आई स्क्वायर डी टी को, आई स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? एक टर्म I1 स्क्वायर, एक टर्म बच्चे आ जाएगा आपके पास I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एक टर्म आ जाएगा 2ab से 2I1 I2 साइन ओमेगा टी। यह आपका जो टर्म आया उसको dt के साथ आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो आप कहोगे सर ये काम तो बड़ा हो गया, सर 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है आपके पास। जब 3 इंटीग्रेशन बहुत क्लियरली दिख रहे हैं तो पहले इंटीग्रेशन को बच्चे आप I1 स्क्वायर डी टी लिख दीजिए। नो डाउट आपने इंटरवल 0 से t डिसाइड कर रखा है। I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी आपने लिखा और dt के साथ 0 से t, और इसमें से बच्चे 2I1 I2 कॉमन ले लीजिए, साइन ओमेगा टी dt 0 से t, और डिनोमिनेटर में बच्चे t आ गए। ऐसा लग रहा है कि सर चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हैं, पर आप होपफुल रहिए कि जितना टफ होगा देखने में उतना ही आसान आएगा, है ना। देखो इस टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। I1 स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर कैरी करे, तो पहले इंटीग्रेशन में बच्चे आपके पास I1 स्क्वायर आ गया, और 0 से t dt इंटीग्रेशन करोगे तो I1 स्क्वायर t आ गया। डिनोमिनेटर में t शांति से बैठा हुआ है, शायद ये t इस t को देख के खुश हुआ होगा, चलो ठीक है अपन कैंसिल करेंगे आगे चल के। इसमें से आप क्या करेंगे? I2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन बच्चे थोड़ी देर पहले बताया था कितना आता है आपका t/2। इसको देखो अच्छे से, तो ये टर्म कह रहा है साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए। सबको पता है साइन के इंटीग्रेशन में एक लोब पॉजिटिव एक लोब नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन से अगर आप सॉल्व करोगे भी तो आंसर +0 ही आने वाला है। तो ये वैल्यू बच्चे आपकी 0 आ गई। और अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी आ सकता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन में आपको एक साइकिल के लिए अगर बताऊँ भी तो लिख लो यहाँ पे कैसा आएगा, 0 से t लिखोगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है कॉस, तो ये माइनस कॉस आएगा, 1/ओमेगा आ जाएगा। आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी कॉस ओमेगा टी और लोअर लिमिट हो जाएगी कॉस 0। क्लियर? आप इसे अच्छे से देखिए, कॉस ओमेगा टी ओमेगा 2π/t माइनस कॉस 0 1 आता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू बच्चे आपने क्या लिखी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अच्छे से देखो क्या आया था, कॉस ओमेगा लिखो तो ओमेगा हो गया 2π/t, टी से कैंसिल तो कॉस 2π। सबको पता है कॉस 2π भी कॉस 0 होता है, तो कॉस 0 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका 1 - 1 आया तो ये टर्म 0 होगा। कॉस 2π 1 1 - 1 0, तो ये टर्म 0, टी यहाँ कैंसिल हुआ और बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया कि अगर आपके पास IRMS पूछी जाए तो आपकी जो फिक्स वैल्यू थी वो कितनी हो गई, I1 स्क्वायर लिखा और फिर I2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का टोटल अंडर रूट। पहले हमारा आंसर I2/√2 आ रहा था क्योंकि पहले हमारे पास I1 नहीं था। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस करंट के दो कंपोनेंट हैं, एक DC कंपोनेंट और एक AC कंपोनेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो IRMS की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे सर जो DC आ रहा है वो तो आपने लिख दिया यहाँ पे IDC स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और जो IAC था उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो IDC स्क्वायर प्लस IAC पीक स्क्वायर बाय 2। मज़ेदार बात यह है कि अगर मान लो तुम्हारा ये जो तुमने लिखा है ये ख़त्म हो जाए तो RMS कितना हो जाएगा, तो सही ये फिनिश हो गया तो IDC आ जाएगा। DC करंट अगर कांस्टेंट करंट है तो क्या RMS और क्या कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? कल को हो सकता है आपके पास ये भी सवाल आ जाए कि भाई एक करंट थी बच्चे आपके पास, आपने सिंपल लिखा इज ए करंट I = 3 sin ओमेगा t प्लस लेट्स से 3√3 cos ओमेगा t आ रही है। हमने इस तरह के क्वेश्चन SHM में करे थे और वेव में भी पढ़े थे, और ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी कि जब हम वेव को ऐड करते हैं तो हम उनको वेव को, जब ये साइन फंक्शन होते हैं तो साइन फंक्शंस में हम उनको फेज़र की तरह ऐड करते हैं। इस बच्चे को मैं 30 डिग्री फेज़र बोलूँगा, इसको मैं 3√3 साइन के कंपैरिजन में cos π/2 का नेचुरल लीडिंग पे चलता है, तो सर 3√3 90 डिग्री पे आया। सब भले ही ये स्केलर हैं पर इनके पीक वैल्यूज़ किसकी तरह ट्रीट होंगे, आपके वेक्टर की तरह, फेज़र की तरह आ गया। तो ये 3 आ गया, 3√3 कितना एंगल लीड कर रहा है 90 डिग्री पे, तो ये आपके पास बेटा जो नेट करंट आएगी उसका पीक वैल्यू आ गया। पहले हम लोग ये काम SHM में करते थे, उनके एम्पलीट्यूड्स ऐड करते थे, याद आ रहा है, √A² + B² करके करते थे, A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी का। वैसे यहाँ 30 3√30 आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए I की वैल्यू बोलिए कितनी आएगी, 3² 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 27 हो जाएगा, रूट करेंगे तो 3² 9, 27 के साथ जोड़ा 36 आ गया, √36 की वैल्यू 6। तो ये जो करंट आई बच्चे वो कितने के आगे 6 साइन। अब ये जो करंट आपकी इन दोनों के सम से आई, जो 3 और √3 के सम से आई, वो 3 से कितने एंगल से लीड कर रही है, तो आप सॉल्व करोगे तो ये एंगल पर्टिकुलर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते भी हो तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से tan थीटा = परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो tan थीटा 3√3 डिवाइड बाय 3 √3 आएगा। तो ये करंट लीड कर रही होगी तो 6 साइन ओमेगा टी प्लस कितने एंगल से लीड कर रही है, तो सर π/6। तो ये जो करंट आपको देख रहे थे इसके दो कंपोनेंट आ रहे थे, पर ये दोनों AC करंट को ऐड करके आपने क्या बना दिया, एक नेट AC करंट। ये करंट ऐसी है जिसका पीक कितना है बच्चे 6 एम्पियर है, तो इसका पीक अगर I0 6 है और इसके लिए कोई पूछे IRMS कितना होगा, तो पहले पीक निकालेंगे, पीक की वैल्यू जो भी आ रही है उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए साइन करंट के केस में, तो आंसर 6 डिवाइड बाय √2 आ गया। अब आपको यही सवाल पूछा जाए कि ये करंट आपकी एक रजिस्टर से पास करती है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है,
और टाइम कितना ले लिया, 10 सेकेंड हो गया। 10 सेकेंड में सर इस करंट से कितनी ही डेवलप होगी। तो आप बोलोगे सर इस करंट से तो नहीं निकाल सकते, पर हाँ इस करंट को हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक कांस्टेंट करंट से। यू कैन रिप्लेस दिस करंट बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 6/√2। तो आसान हो गया ना। तो आरएमएस आपका एक अच्छा टूल है कि आप वेरिएबल करंट को रिप्लेस कर सकते हो आरएमएस करंट से। हाँ हमेशा I0/√2 नहीं होगा, मैंने आपको दिखाया डीसी कंपोनेंट के साथ I1 + I2² का रूट आ रहा है ना। कोई फंक्शन और आएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर एसी है करंट तो आपका पीक डिवाइड बाय √2 से करंट आएगी आरएमएस। अब कुछ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कैसा होता है सर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी सेम डिस्कशन आएंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने पढ़ा था ना अभी NBA ओमेगा sin ओमेगा t करके, तो आप अगर उसके लिए बात करोगे भी सर ये वोल्टेज है, ये t का वेरिएशन है सर, ये साइन फंक्शन आ रहा है, तो बताइए फुल साइकिल में क्या होगा। तो आप साफ साफ बोल दोगे सर V = V0 sin ओमेगा t जैसी इक्वेशन हमें मिलने वाली है। ठीक, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज क्या होगा, 0। और कोई पूछे आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी पीक डिवाइड बाय √2। ठीक, तो अगर मैं आपसे एक बात करूं, जो हमारे हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसी है सर। पहली बात तो ध्यान रखिए सर उसमें 50 साइकिल पर सेकेंड है, तो ओमेगा की वैल्यू 100πt के हिसाब से आ जाती है, 100πt आ गया, क्लियर। और जो पीक वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हम बार बार सुनते हैं 220, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 पर। आप ध्यान रखना आम बोलचाल की भाषा में जब आप वोल्टेज बोलते हैं तो वो आरएमएस होता है। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका आरएमएस वैल्यू कितना है, 220, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो हम में से कोई पकड़ ही नहीं पाएगा ना, साइन कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, और उसमें भी फास्ट वेरिएशन। तो हमारे घरों में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी की आरएमएस वैल्यू 220 होती है। नो डाउट ये पीक डिवाइड बाय √2 से आई होगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 220 × √2, रूट को मैं 1.414 लिखूँ तो सॉल्व करने पे 311 वोल्ट जैसा आता है। तो मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है सो उसकी पीक वैल्यू कितनी है, 311। उसके साइकिल पर सेकंड कितने हैं, 50 साइकिल पर सेकंड, उसका ओमेगा ये है। पीक अगर ये है तो हमें जो डाटा बोले जाते हैं वो आपके आरएमएस वैल्यूज़ के होते हैं, क्लियर। तो हमने एक तरीके से इस पार्ट में जो डिस्कशन किया वो आपका एवरेज करंट क्या होती है, आरएमएस क्या होता है, आरएमएस की यूटिलिटी, और अगर हमारे पास वोल्टेज है तो सेम डिस्कशन फॉलो होता है वोल्टेज के लिए। ओके, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंस रखते हैं वो हमारे पास मैंने आपको करा के दिखाया। और ये बात सिंपल सी है कि याद रखो sin² ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t/2, t कैंसिल, तो I0/√2 आरएमएस वैल्यू आती है किसके लिए, साइन करंट के लिए। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में जब बात करते हैं कि जो प्राइमरी एम है इस चैप्टर का वो हमें सर्किट में कंपोनेंट्स लगाने हैं। सर्किट में R लगाना है, L लगाना है, C लगाना है। जो वोल्टेज लगाओगे भाई देखो आपके पास होगा क्या, आपके पास होगा वोल्टेज। नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं करंट तो किसी के पास होती नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे सर्किट्स में आगे चल के यहाँ पे वोल्टेज लिया बच्चे आपने, मान लेते हैं आपने यहाँ पे वोल्टेज लिया, वोल्टेज सोर्स आ रहा है आपके पास है। और इस वोल्टेज सोर्स के आगे आप क्या क्या लगा सकते हैं सर, हो सकता है सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा हो सकता है कैपेसिटर आ रहा हो सकता है इंडक्टर आ रहा हो सकता है इन दो में से कोई एक आ रहा हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो। तो हमारा इस चैप्टर का जो प्राइमरी एम है वो इन सर्किट्स की समरी करनी है कि जो सर्किट्स होंगे कैसे होंगे, ज़रा एक बार हम लिख लें। हो सकता है बच्चे आपके पास प्योर रेजिस्टर हो सर्किट में, आप समझते हैं सर्किट में केवल आपके पास प्योर रेजिस्टर, मतलब सर्किट लिया और आपसे कहा कि आप दोनों भाई चले जाइए यहाँ से, सर्किट है मेरे पास केवल आ रहेगा। हो सकता है बच्चे केवल प्योर कैपेसिटर हो, हालांकि ये होना मुश्किल है क्योंकि तुम कैपेसिटर को कनेक्ट तो तार से ही करोगे, पर हम मान लेते हैं जो आपने तार यूज़ किए हैं उनका अपना कोई रेजिस्टर नहीं है, वो मोटे तार हैं, केवल कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर हो सकता है। यह क्या हो सकता है, प्योर इंडक्टर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा सोलेनोइड का इंडक्टेंस होता है, तो प्योर इंडक्टर हो सकता है, आपने इसको यहाँ से हटाया ऐसे सोलेनोइड लगा दी। या फिर बच्चे आपके कॉम्बिनेशंस में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ सकते हैं, हम लोग एलआर सर्किट पढ़ते हैं, हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं। आपके मन में ज़रूर बात आ रही होगी कि एलसी को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एलसी खुद ऑसिलेशंस लेते हैं तो एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं, फिर एलसी को अगर हम बाहर से वोल्टेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट्स हैं जो हम पढ़ेंगे
इस सर्किट के दो तरीके से पढ़ाई होती है। हम चाहें तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला डिस्कशन मैं डिफरेंट क्लास में रखूँगा, है ना, उसमें अच्छे डेरिवेशन आते हैं। पर पहले हम फेज़र से पढ़ेंगे। तो फेज़र से हमें 6 सर्किट पढ़ने होते हैं। इस सर्किट की क्वालिटी डिस्कस करनी होती है, कैसे करंट वेरी करता है, क्या होता है, ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कशन कवर करेंगे क्लास में। नो डाउट इसका एक पार्ट कवर करेंगे, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर करके, फिर उनको मिक्स करके आगे चलेंगे। सर्किट में कैसे पावर कंज्यूम होती है ये भी सीखेंगे। ओके।